वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सो टुडेज क्लास इज अबाउट इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी पढ़ते हुए ये हमारी 12वीं क्लास है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 11 क्लासेस हमने एक इंट्रोडक्टरी सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है इंडियन पॉलिटी का। तो आज के सेगमेंट में हम टोटल रिवीजन करेंगे। अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं और जो लास्ट स्लाइड है आज की हमारी, उसे हम देखेंगे, और इसके साथ ही आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर खत्म हो जाएगा इंडियन पॉलिटी में, जिसमें हमने अलग अलग डेफिनेशंस और अलग अलग कॉन्सेप्ट समझे थे जिन्हें जानना जरूरी है व्हाइल वी आर स्टडिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी। तो देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। तो फर्स्ट, अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो पहली चीज हमने अपनी पहली क्लास में देखी थी, दैट इज अबाउट व्हाट इज अ स्टेट। स्टेट क्या होता है ये हमने देखा था, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, ये हमने देखा था। तो स्टेट क्या होता है? एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज होता है उसे स्टेट कहते हैं। ओके, इट रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है बिकॉज स्टेट आपको कहीं दिखता नहीं है। आपको एक ज्योग्राफिकल एरिया दिखेगा, वहां रहने वाले लोग दिखेंगे, वहां उसे गवर्न करने वाली गवर्नमेंट दिखेगी, बट स्टेट एज एन एंटिटी कोई खास जगह नहीं है जहां आप देख सकें कि ये स्टेट है, बिकॉज ये सारे एलिमेंट मिलकर ही एक स्टेट बनाते हैं। और इन सारे एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं, इन सारे एलिमेंट को कंबाइंडली कहते हैं एक स्टेट। स्टेट से मतलब यहाँ किसी राज्य से उस तरह नहीं है जैसे आप कहते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री विच हैज सम स्टेट्स। तो ये यहाँ तक सीमित नहीं है इसकी डेफिनेशन, बल्कि इंडियन पॉलिटी या पॉलिटी पढ़ने में हम इंडिया को भी एक स्टेट मानते हैं। स्टेट का मतलब होता है कि जहाँ एक सरकार है जो गवर्न करती है एक पॉपुलेशन को। सो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स जो हमने पढ़े थे, दीज आर ज्योग्राफिकल एरिया, उसका एक अपना ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, उसकी एक अपनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसकी अपनी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उस गवर्नमेंट में सोवर्निटी होनी चाहिए। सोवर्निटी एज अ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बाकी चीजें से आप शायद अवगत होंगे। सो लेट अस रिवाइज व्हाट इज सोवर्निटी। सो स्टेट इन रियलिटी, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, शुड हैव द डिसीजन मेकिंग पावर फॉर इट्स पॉपुलेशन विद इन इट्स टेरिटरी विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर आउटसाइड अथॉरिटी। तो जो भी स्टेट होगा उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए कि वो सारे अपने डिसीजन खुद ले सके, किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। तो अपने डिसीजन स्वयं लेने की जो क्षमता है उसे सोवरेनिटी या संप्रभुता कहते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है संप्रभुता, यानी कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, सोवरेनिटी। अब एक चीज हमने जाननी थी इस बारे में कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स आर नेसेसरी एंड दीज आर नॉट ऑप्शनल। ये सारे एलिमेंट जब होंगे किसी जगह, एक जगह मौजूद, तो उसे स्टेट कहेंगे, बल्कि कोई 3 एलिमेंट या 2 एलिमेंट हों तब हम उसे स्टेट नहीं कहेंगे। यानी कि किसी भी एक एलिमेंट से अगर डिवॉइड है कोई जगह तो उसे स्टेट नहीं कहा जा सकता। जिसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, एज अ टिबेटन गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश इंडिया में जो गवर्नमेंट इंडिया पर राज करती थी, और अफगानिस्तान में जो अगस्त 2021 में सिचुएशन आई थी। आफ्टर दैट इंडियन पॉलिटी में इंडियन वर्ड को समझने के क्रम में हमने स्टेट को समझ लिया था। नाउ फिर हमने देखा था कि पॉलिटी किसे कहते हैं, तो पॉलिटी इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सो उसको जानने के लिए हमने देखा कि व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हमने बहुत सारी बातें देखी थी। इनको समराइज वे में अगर मैं कहूँ तो किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सर्वांगीण विकास के लिए, द होलसम डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन हो सकता है एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू चीज़ें रन करती हों, जहां उसे कुछ राइट्स हों और उसकी कुछ ड्यूटीज हों। इसलिए हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए होता है। एंड व्हाई इंडिया नीड पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसमें हमने वेरियस एस्पेक्ट्स देखे थे, जैसे कि नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस अभी भी इंडिया में चल रही है, बिकॉज इंडिया इज अ यंग कंट्री। अगर हम देखें एज अ कंट्री तो सिर्फ 75 ईयर्स हुए हैं आज़ादी के, और ये किसी भी देश के लिए एक युवावस्था होती है उसकी। तो अभी भी यहाँ नेशन बिल्डिंग प्रोसेस चल रही है, और उसके खिलाफ काम करने के लिए एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो उनसे निपटने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ साथ कुछ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में नक्सलिज्म सबसे बड़ा एक सिक्योरिटी चैलेंज है, और सेपरेटिज्म एक
अलग चैलेंज है। इसके अलावा एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए टेररिज्म एक चैलेंज है हमारे सामने। तो दैट्स वाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम। इसी तरह से वेलफेयर स्टेट है इंडिया, तो उसे लोगों के कल्याण के लिए कुछ काम करने होंगे, इसके लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम हमें चाहिए होगा जो गरीबों के लिए या फिर जो लोग वंचित हैं उनके लिए कार्य कर सके। फिर हमने देखा था इंडिया जो प्लूरलिस्टिक कंट्री, यहाँ बहुत सारे हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप रहते हैं, रिच डाइवर्सिटी है किसी भी एस्पेक्ट में आप देखें, रिलीजन के लेवल पे, कल्चर के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होने की ज़रूरत है जो कि सभी की बातों का ध्यान रखे और सभी के डेवलपमेंट के लिए काम करे। इसके अलावा भी कुछ अदर डिप्राइव्ड क्लासेस हैं हमारी कंट्री में जिनके विकास के लिए, जिन्हें हिस्टोरिकली काफ़ी दबाया गया है, उनको मुख्य धारा में सामने लाने के लिए हमें एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए होता है। यही पॉलिटिकल सिस्टम असर्ट करता है एक अफर्मेटिव एक्शन जिसे कहते हैं रिजर्वेशन या आरक्षण। तो ये हम लागू कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अ गुड पॉलिटिकल सिस्टम। तभी समाज की मुख्य धारा में सभी लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और एक देश तरक्की करेगा। ये कुछ रीजन है, इसके अलावा और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसी भी देश में वहाँ की जनता के कल्याण के लिए काम करने के लिए और सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत होती है। दैट्स वाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। तो इतनी सारी बातें हमने पहली क्लास में कवर की थी। उसके बाद हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ बढ़े थे और उसमें हमने जाना था कि पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के बाद हमें एक खास तरह के काम करने होते हैं। कुछ 3 काम हैं। उसमें पहला है कि कुछ रूल्स बनाने होंगे जिनके आधार पर उस देश में शासन चलेगा। उन रूल्स को एग्जीक्यूट करना होगा, ये एक दूसरी बॉडी करेगी। और किसी भी स्थिति में कोई डिस्प्यूट या विवाद आने पर हमें एक जुडिशरी चाहिए होगी जो कि जस्टिस प्रोवाइड करेगी। तो रूल्स बनाने का काम जिस बॉडी का होता था उसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट इज इंडियन लेजिस्लेचर, इसे संसद कहते हैं। तो फिर हम लेजिस्लेचर के बारे में आगे पढ़ेंगे। और एग्जीक्यूट करने का काम जो रूल्स को है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। उसमें इंडियन गवर्नमेंट को हम एक एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं। जुडिशरी में आपको पता ही है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी जो मिलकर इंडियन जुडिशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये 3 काम करने के लिए 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स। इसके बारे में जब हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखते हुए, कुछ डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तत्व देखते हुए, फिर ये देखा था कि इंडिया में कैसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये पहली क्लास में था। फिर हमने इंडियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था जिसमें 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो कि स्टेट्स हैं, यहाँ पर स्टेट से मतलब जो राज्य हैं भारत के, कंट्री के जो स्टेट है, ओके, प्रोविंस जिन्हें हम कह सकते हैं। तो प्रोविंसेस या राज्यों के, छोटे छोटे राज्यों में जो भारत डिवाइडेड है, उन सब की जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको सेंट्रल लेवल पे प्रोटेक्ट करना और उनके बारे में लॉ बनाने में उनका ध्यान रखना, ये काम राज्यसभा करती है। और लोकसभा भी करती है, बट लोकसभा मोर और लेस इट्स अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो ये लोगों के द्वारा चुनी गई एक डायरेक्ट हाउस है और ये पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन करती है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के माध्यम से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों के जो भी कंसर्न्स हैं उनके आधार पर लोकसभा में मुद्दे उठाते हैं और कुछ कानून बनाते हैं। ये सब बातें देखते हुए हमने फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, वाई वी नीड अ फेडरल स्ट्रक्चर। और सिंपली अगर मैं अभी शॉर्ट में आपको रिवाइज करा दूं तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है कि जहां एक सेंटर हो और कुछ स्टेट्स हों, बहुत सारे स्टेट्स मिलकर एक सेंटर बनाए। तो ये एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है। उस एग्रीमेंट जिसमें ये सारे स्टेट मिलके एग्री करते हैं कि वी आर मेकिंग अ सेंटर, उस एग्रीमेंट को ही कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कहा तो जाता है, लेकिन फिर अगर एग्रीमेंट है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? रिटन। तो किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में सीधी सी बात है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और जैसे ही हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने की अथॉरिटी एक बॉडी में होगी जिसे कहते हैं जुडिशरी। तो यहाँ जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी बातों को अपने समय समय पर अपने आधार पर इंटरप्रेट करेगी, उन्हें बताएगी आने वाली सरकारों को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है।
और इसके आधार पर ही आप लॉ बना सकते हैं। अगर वो लॉ उसके अगेंस्ट जाता है तो जुडिशरी उसे खारिज कर देगी। तो सिर्फ एक वर्ड फेडरल स्ट्रक्चर सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये होगा सेंटर और स्टेट का एक कॉम्बिनेशन, इसमें होगा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और होगी एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सिर्फ लेजिस्लेचर पढ़ने पर हमने इतनी सारी बातें देख ली हैं और सिर्फ एक फेडरल स्ट्रक्चर वर्ड से हमें इतनी बातें समझ में आ गई थी। उसके बाद हमने कुछ और कंट्रीज के लेजिस्लेचर को कंपेयर किया था, जैसे कि अमेरिका में भी बाइकैमरल यानी कि 2 हाउस वाला लेजिस्लेचर होता है जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट होते हैं। इसी तरह ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। यहाँ पर एक बात जानने लायक ये थी कि अमेरिका में तो फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन ब्रिटेन में यूनिटरी स्ट्रक्चर है। यूनिटरी स्ट्रक्चर में स्टेट्स नहीं होते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स होते हैं। तो यूनिटरी स्ट्रक्चर में अगर स्टेट्स नहीं है तो फिर 2 हाउस की जरूरत क्या है, क्योंकि अपर हाउस तो स्टेट्स की बात करता है और स्टेट्स के हितों का ध्यान रखता है। तो जो ब्रिटेन में 2 हाउस है उसमें जो अपर हाउस है वो सिर्फ ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए और कुछ गणमान्य लोगों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है। इसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम से और देखते हैं कि कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं हमने ब्रिटेन से ली है और कौन सी अमेरिका से ली है। तो अमेरिका से तो हमने राज्यसभा लोकसभा का कॉन्सेप्ट लिया है, बट ब्रिटेन से हमने जो अपर हाउस है उसमें कुछ डिग्निटरीज को जो हम एडमिट करते हैं, जैसे अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम करने वाले 12 मेंबर हम राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। उनका इलेक्शन नहीं होता है, उन्हें सरकार नॉमिनेट करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये सारी बातें जानने के बाद लेजिस्लेचर का पार्ट समझना हमारा पूरा हो चुका था। देन वी कम टू द एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, किसी भी जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना। ओके, तो फिर हमने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखे थे कि मोनार्किकल सिस्टम में, थियोक्रेटिक सिस्टम में किस तरह से और डिक्टेटरशिप में किस तरह से एग्जीक्यूशन का काम किया जाता था। एग्जीक्यूटिव पढ़ने से पहले हमने इसकी 2 ब्रॉड कैटेगरी किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में जो देखने को मिलती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में जानना जरूरी था। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव से हम क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो पॉलिटिशियन है वो इलेक्शन जीतता है और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और उन्हीं में से चुने जाते हैं हमारे देश के मिनिस्टर्स। ये मिनिस्टर्स क्या करते हैं, ये मिनिस्टर्स काम करते हैं सरकार में, और सरकार क्या काम करती है, एग्जीक्यूशन का। जो भी लॉ बने हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम करती है। तो कुल मिलाकर पॉलिटिशियन जो पार्ट बनते हैं एग्जीक्यूटिव का, उन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली एक ब्यूरोक्रेसी होती है जो कि इन मिनिस्टर्स की मदद करने के लिए ऑफिसर्स होते हैं, उच्च अधिकारी जिन्हें आप कहते हैं। इनमें IAS, IFS, IPS ऑफिसर्स आते हैं। ये मदद करते हैं मिनिस्टर्स की एग्जीक्यूशन में। किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम यही लोग करते हैं और ये 5-5 साल में बदलते नहीं है। लाइक मिनिस्टर 5 साल के लिए होता है, बट दीज ऑफिसर्स फॉर टिल देयर रिटायरमेंट, तो वो एक तरह से परमानेंट होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव आप समझ चुके होंगे। जो नेता गण होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और जो ऑफिसर्स लोग होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। के बाद अब हम एग्जीक्यूटिव के और कैटेगरी को देखें ग्लोबली, किस किस तरह से हमें एग्जीक्यूटिव्स के एग्जांपल दिखते हैं, यानी कि अलग अलग सिस्टम में कैसे हम अलग अलग एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बारे में हम देखा था। तो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल था इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। These 2 are important। और फिर हमने देखा था डुअल एग्जीक्यूटिव जो कि फ्रांस में है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। और फिर एक अनोखा एग्जांपल था प्लूरल एग्जीक्यूटिव का, जो कि स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। यहाँ कोई हेड ज्यादा पावरफुल नहीं होता, बल्कि 7 मेंबर्स का एक कमेटी होती है जिसमें टाइम टू टाइम 1-1 साल के लिए एक व्यक्ति को हेड मान लिया जाता है, बट पावर सबकी सेम होती है और ये सब मिलकर एग्जीक्यूशन का काम करते हैं या एग्जीक्यूटिव की तरह से काम करते हैं। जो भी कानून बने उन्हें लागू करते हैं। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने विस्तार से जान लिया था, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के बारे में विस्तार से जान लिया था। इनके बारे में यदि आपको ज़्यादा समझना हो, जो हमने डिटेल में डिस्कशन किया, तो हमारी प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखिएगा, डू चेक आउट दैट।
सो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में फिर अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है हमने उसके बारे में जानकारी दी थी। और इसमें जो पब्लिक है ये डायरेक्टली इलेक्ट करती है अपने प्रेसिडेंट को थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज। अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कुछ लोगों को चुनती है और उसे पता होता है कि अगर इन लोगों की जीत हुई तो किसे वो प्रेसिडेंट के तौर पे सेलेक्ट करेंगे। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव जहां हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली चुना जाता है। और आफ्टर वी हैव सीन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेचर एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर से ही निकलते हैं एग्जीक्यूटिव। इसके लिए अलग से कोई इलेक्शन नहीं होता है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेचर को अलग से चुना जाता है और एग्जीक्यूटिव को अलग से चुना जाता है। दे बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों के लिए अलग अलग चुनाव या इलेक्शन किए जाते हैं। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जिस भी स्ट्रक्चर में बनता है जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है वहां लेजिस्लेचर के अंदर से एग्जीक्यूटिव को चुना जाता है, यानी कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जितने सारे अदर मिनिस्टर्स हैं ये सब एग्जीक्यूटिव तो हैं, बट ये पार्ट है किसका, लेजिस्लेचर का। ये पहले भारतीय संसद के मेंबर हैं, उसके बाद इनमें से ही एग्जीक्यूटिव बने, यानी कि सबसे पहले आपको लेजिस्लेचर का हिस्सा बनना पड़ेगा, देन यू बिकम अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव होगा पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वाले स्ट्रक्चर में वो हमेशा लेजिस्लेचर का हिस्सा होगा। अगर वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो उसका एग्जीक्यूटिव बने रहना मुश्किल है, खासतौर पर 6 महीने के बाद उसे ज़रूरी लेजिस्लेचर या संसद का हिस्सा किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना जरूरी होता है। अगर कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो 6 महीने के बाद वो खुद अपनी मिनिस्टरशिप खो देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। उसी तरह डुअल एग्जीक्यूटिव में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव दोनों का मिश्रण होता है। जैसे कि फ्रांस में हम देखते हैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है और यहाँ प्रेसिडेंट भी होता है। प्रेसिडेंट के अपने काम वेल डिफाइंड है अलग से, उसका चुनाव उसी तरह होता है जैसे अमेरिका में होता है, और प्राइम मिनिस्टर के भी अपने काम वेल डिफाइंड है, बांट दिए गए हैं दोनों काम दोनों के बीच, और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव वैसे होता है जैसे इंडिया में होता है। इसी तरह प्लूरल एग्जीक्यूटिव हमने आपको स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल दिया था। देन वी कम टू द थर्ड ऑर्गन ऑफ जुडिशरी, जो कि है थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जो कि है जुडिशरी। जुडिशरी का काम है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करना, और पावर ऑफ जुडिशरी डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। अगर फेडरल स्ट्रक्चर होगा यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होगी, जो कि मैं अभी कुछ देर पहले समझा चुका था। लेकिन अगर यूनिटरी स्ट्रक्चर होगा जैसा कि ब्रिटेन में है तो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी नहीं है। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इसका मतलब कि जुडिशरी को इंटरप्रिटेशन करने की शक्ति नहीं है। फिर इसी में हमने पढ़ा था कि कैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जिसमें सिर्फ लॉ पास करने के प्रोसेस को ही ध्यान में रखा जाता है और वो सारी प्रोसेस पूरी की होनी चाहिए। और फिर हमने देखा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये 2 टर्म है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होती है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में वीक जुडिशरी होती है। पार्लियामेंट जिस प्रोसेस से जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है या फिर जो ट्रेडिशनली जिस प्रोसेस से लॉ बनाया जाता है अगर उसका पालन कर रही है तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत उसके लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है तो वो सिर्फ यही नहीं देखेगी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत लॉ बनाया गया है या नहीं, बल्कि वो यह भी देखेगी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन किया गया है कि नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखती है नेचुरल जस्टिस मिल रहा है या नहीं, कोई ऐसा लॉ तो पास नहीं हो रहा है जो नेचुरल जस्टिस या किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। तो इस तरह से जुडिशरी स्ट्रॉन्ग होती है या वीक होती है अलग अलग स्ट्रक्चर में। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में होगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और अमेरिका में होगा और इंडिया में होगा इंडियन जुडिशरी ने ये पावर धीरे धीरे गेन कर ली है जो कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आज के समय में ये स्थिति है। इसके बाद हम सारे लॉज के बारे में देखते हैं। पॉजिटिव लॉ जो पार्लियामेंट पास करती है, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिस लॉ को पास करते हैं उसे पॉजिटिव लॉ कहते हैं। नेचुरल लॉ जो हमें बाय राइट प्रोवाइड होते हैं, बाय बर्थ प्रोवाइड होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो नेचुरल लॉ कहलाते हैं। कॉमन लॉ वो होते हैं जिन्हें ट्रेडिशनली किसी भी समाज में फॉलो किया जाता है और जहां तक वो किसी भी नेचुरल लॉ या पॉजिटिव लॉ का वायलेशन नहीं करते हैं वहां तक उन्हें मान लिया जाता है या सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करती है, सरकारें उनमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करती। सिमिलरली डिवाइन लॉ दैवीय कानून कहते हैं, ये किसी थियोक्रेटिक सोसाइटी में ज़्यादा रहते हैं जहाँ धर्म के आधार पर शासन किया जाता है।
और डिवाइन लॉ के लिए भी वही एक मार्केशन है कि कोई भी डिवाइन लॉ अगर पॉजिटिव लॉ या नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जाता है तो फिर उसे खारिज करने की शक्ति रखती है जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी कैसी है, उसकी पावर कैसी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, इसलिए इंडियन जुडिशरी स्ट्रांग है, पावरफुल है, और कुछ आधारों पर वो इंटरप्रिटेशन करती है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इस अथॉरिटी के होते हुए वो कुछ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानूनों को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। तो इस लिहाज से इंडियन जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर हमने देखा था कि इंडियन लीगल सिस्टम कैसा है। तो इंडियन लीगल सिस्टम पॉजिटिव लॉ और नेचुरल लॉ इनका पालन करता है और कॉमन लॉ का भी पालन करता है। और हमने एक चीज़ खास ध्यान में दी थी कि जो केस लॉज होते हैं, यानी कि किसी भी केस में फैसला सुनाते हुए अगर जुडिशरी कुछ खास डिसीजन दे देती है तो वो आने वाले समय के लिए या लोअर कोर्ट्स के लिए एक लॉ की तरह ही काम करते हैं। उन्हें केस लॉ या जज मेड लॉ कहते हैं और उन्हें कॉमन लॉ के अंतर्गत माना जाएगा। कॉमन लॉ बाय डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड केस लॉज, और इंडियन जुडिशरी पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ और केस लॉज को मानती है। जहाँ तक बात रही डिवाइन लॉ की और अदर कॉमन लॉज की जो सोसाइटी में चलते हैं, वहाँ वो उस हद तक ही मान्य होते हैं जहाँ तक वो किसी भी पॉजिटिव लॉ या नेचुरल लॉ का वायलेशन नहीं करते हैं। और फिर हमने तीनों जो ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच रिलेशन को देखा था। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बताऊंगा, पिछली क्लासेस में हमने ठीक से बताया। इट इज़ जस्ट अ रिविजन, क्योंकि एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है तो मुझे लगता है कि आपको एक बार इसे रिवाइज कर लेना चाहिए। तो आज की क्लास में हम वही कर रहे हैं, समरी में इसे देख रहे हैं। तो एक रिलेशन तो होता है जिसमें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक ही व्यक्ति में नहीं था, एक ही संस्था में नहीं था, जिसमें तीनों के तीनों एक ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। ये एक नॉन डेमोक्रेटिक और ट्रेडिशनल सिस्टम होता है। इसके एग्जांपल मोनार्किकल, थियोक्रेटिक एंड डिक्टेटोरियल सिस्टम है। आप मुझे बताएंगे कि ये कैसे इसका एग्जांपल है, कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मोनार्किकल, थियोक्रेटिकल या डिक्टेटोरियल सिस्टम में एक ही होते हैं। तीनों ऑर्गन एक ही में निहित होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर के अंदर एग्जीक्यूटिव है, यानी कि दो सर्कल फिर से हैं, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ये इंडियन सिस्टम में हमने देखा है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और ये कैसे है ये भी आप मुझे बताएंगे। फिर हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन, जिसमें लेजिस्लेचर अलग अपना काम करता है, एग्जीक्यूटिव अलग अपना काम करता है, जुडिशरी अलग अपना काम करती है, और तीनों ऑर्गन एक दूसरे के कामों को चेक और बैलेंस करते हैं। इस तरह के प्रोविजंस बनाए गए होते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे हम पढ़ चुके हैं। देन वी कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, और हमने अलग अलग आधारों पर उन गवर्नमेंट सिस्टम को देखा था। पहला हमने देखा था कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है, सारी शक्ति उसी के पास है, तो वो मोनार्की या डिक्टेटरशिप होगी। अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के बीच के छोटे से ग्रुप के पास अगर ये शक्ति है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में गवर्न करने की, तो उसे ओलिगार्की या गुटतंत्र कहेंगे। और अगर सभी लोगों के पास ये शक्ति है तो इसे डेमोक्रेसी कहेंगे। फिर हमने देखा था लेजिटिमेसी टू गवर्न, यानी कि जो आप शासन कर रहे हैं उसकी वैधता किसमें निहित है, वो सोर्स क्या है। अगर वो सोर्स है रिलीजियस टेक्स्ट तो ये होता था थियोक्रेसी। अगर वो सोर्सेज हैं सोशल ट्रेडिशंस तो ये होता था एरिस्टोक्रेसी। और अगर वो सोर्स है मिलिट्री पावर तो ये होता था मोनार्की। और सिमिलरली अगर इसका सोर्स उस देश के लोग हैं तो उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। फिर हमने अगला जो देखा था रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ये हम ठीक से देख चुके हैं आज की क्लास में भी और पिछली क्लासेस में भी, कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन के आधार पर पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर के भीतर से ही निकलता है एग्जीक्यूटिव, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होते हैं। कृष्णा भदूरिया इज आस्किंग अबाउट सर RIMC का एडमिट कार्ड कब आएगा। सो बेटा आपको नीचे दिए गए नंबर हैं, इन पे कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी अबाउट द एडमिट कार्ड्स। नेक्स्ट वी हैव सीन दैट रिलेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट के आधार पर कितने गवर्नमेंट सिस्टम हो सकते हैं। तो हमने देखा था कन्फेडरेशन, जो कि डिस्ट्रक्टिबल यूनिट है इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का, यानी कि यहाँ स्टेट ज़्यादा पावरफुल है किसकी अपेक्षा, सेंटर की अपेक्षा। सिमिलरली फेडरेशन देखा था, इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ
इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, तो यहाँ पर स्टेट भी है और सेंटर भी, दोनों का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। उसके बाद हमने यूनिटरी स्ट्रक्चर देखा था जिसमें इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है, यहाँ सेंटर पावरफुल है और स्टेट की पावर कम है। और इसी आधार पर हमने तीन जो कि ये गवर्नमेंट सिस्टम है बेस्ड ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप, इनके बारे में विस्तार से जाना था। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे कि यूएसएसआर कन्फेडरेशन का एग्जांपल था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शुरू में एज अ कन्फेडरेशन बना था बट लेटर ऑन इट बिकेम अ फेडरेशन। स्विस कन्फेडरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फेडरेशन, जो इसमें नाम स्विस कन्फेडरेशन में कन्फेडरेशन है, इट इज जस्ट अ नेम। इसका मतलब ये नहीं है कि स्विस कन्फेडरेशन है, स्विस कन्फेडरेशन इज अ फेडरेशन है ये, यानी कि यहाँ यूनियन भी पावरफुल है, यानी कि सेंटर भी पावरफुल है और स्टेट्स भी पावरफुल है। ब्रिटिश एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड जर्मनी इज एन एग्जांपल ऑफ अ फेडरेशन। अब जहां तक बात आती है इंडिया की, तो इंडियन सिस्टम जो है वो फेडरेशन और यूनिटरी के बीच का स्ट्रक्चर है। कुछ चीजें यहाँ यूनिटरी जैसी, कुछ चीजें फेडरेशन या फेडरल स्ट्रक्चर जैसी हैं। ये यूनिक हमने गवर्नमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया है आफ्टर रीडिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। उन सबको पढ़ने के बाद हमने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुछ हिस्से हमें फेडरल जैसे चाहिए और कुछ यूनिटरी जैसे चाहिए। ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे। देन द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट जो हमारे लेक्चर का था, उसमें हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ विद टाइम। तो इसको देखने के क्रम में हमने जाना था कि शुरुआती लक्षण कहाँ दिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। तो एक पहला डॉक्यूमेंट हमें मिलता है अर्थशास्त्र, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी में लिखा गया था चाणक्य के द्वारा, जिनके अदर नेम कौटिल्य और विष्णुगुप्त हैं। अर्थशास्त्र में एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे, कुछ प्रोसीजर्स डिस्क्राइब किए गए थे। तो इससे हमें एक झलक मिलती है कि एक पहला डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कैसे कोई गवर्नमेंट सिस्टम रन करेगा और उसके लिए क्या सेट ऑफ रूल्स होंगे। ये ही लक्षण होते हैं जो आने वाले समय में हम कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेंगे विभिन्न देशों के, उनमें देखेंगे। तो फर्स्ट ग्लिम्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मिलता है अर्थशास्त्र में। देन इन 1780 बिफोर क्राइस्ट हम्मुराबी कोड एक बनाया जाता है। बेबीलोनियन डायनेस्टी में एक राजा थे हम्मुराबी, उन्होंने एक कोड बनाया था। इट इज जस्ट अ कमर्शियल रूल्स इसमें होते थे कि कैसे ट्रेड किया जाएगा, लेकिन एक इसमें भी हमें ग्लिम्स मिलता है कि एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का हमें शुरुआती उदाहरण ये देखने को मिलता है। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो 3 इंसिडेंट हुए थे, 3 बड़ी घटनाएं हुई थी वर्ल्ड लेवल पे, जिसमें फर्स्ट है 1688 का रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, और सेकंड है अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑफ 1776 एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। इन सारे रिवॉल्यूशन से ही आज के समय की जो डेमोक्रेसी है, आज के समय के जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो धारणा है, वो निकल कर सामने आई थी। इससे पिछली क्लास में हमने इसे काफ़ी इलेबोरेटली डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ तक होते हुए हम पहुँचे थे अपने आखिरी आज की स्लाइड पे, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एवोल्यूशन तो देखा। तो यहाँ पर एक वर्ड और है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के कितने टाइप हो सकते हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। डेमोक्रेसी के टाइप्स को डिफाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया लेंगे हम, जैसे इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। अगर पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे, और इनडायरेक्टली अगर हम अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं तो इसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल है वो है स्विट्जरलैंड, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। आई थिंक ये हम पहले भी बता चुके हैं। स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि लोग किसी कानून को अगर लाना चाहें तो आपस में उनके बीच एक रेफरेंडम होता है, और वो रेफरेंडम के थ्रू आपस में वोट करते हैं कि हमें इस टॉपिक पे एक कानून लाना है, इसका एक ड्राफ्ट बना हुआ है, ये ड्राफ्ट हमने बनाया है, आपको अगर ये पसंद है या इसमें कोई अमेंडमेंट करना है, कोई संशोधन करना है, कोई बदलाव करना है, तो आप उसके लिए वोट कर सकते हैं। तो जनता आपस में ही डिसाइड कर रही है कि कौन सा कानून बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वहाँ कन्फेडरेशन में बैठे हुए 7 मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं, वो भी कानून बनाते हैं, बट जनता को भी राइट है कि वो कोई कानून इनिशिएट कर सकती है और इन 7 मेंबर्स के पास भेज सकती है। उसके बाद जनता की राय और उसके मिले हुए वोट के आधार पर ये 7 मेंबर्स उस लॉ को पास करेंगे। तो एक तरह से ये ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें सारे के सारे कानून जनता खुद बना सकती है। सो इट इज अ
इट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो बड़े देशों में जिनमें ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया कवर किया जाता है, ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जैसे कि इंडिया, यहाँ होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ हम डायरेक्ट कानून नहीं बनाते बल्कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर में। तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या स्टेट के लेवल पे विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं, वो सारे लोग हमने चुन के भेजे हैं। क्यों? क्योंकि वो कानून बना सकें, इस देश पे शासन की जो भी कार्रवाइयों से कर सकें। तो डायरेक्टली जनता नहीं कर रही है, उसने कुछ लोगों को ये अधिकार दे दिया है कि आप हमारी तरफ से काम कीजिए। इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इसलिए। तो आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फर्क समझ में आया होगा। ये डेमोक्रेसी का टाइप था बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट, उनके बीच कैसा कॉन्टेक्ट है। अगला हम देखते हैं आइडियोलॉजी के आधार पर कितने तरह की डेमोक्रेसी हो सकती है। तो बेसिकली जो हिस्टोरिकली हमने देखा है लंबे समय में, दो तरह की डेमोक्रेसी देखी है। एक लिबरल डेमोक्रेसी है, एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लिबरल डेमोक्रेसी का जो बेस है वो लिबरल आइडियोलॉजी है, एंड लिबरल आइडियोलॉजी मीन्स आइडियोलॉजी विच गिव्स इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअल एंड हिज और हर फ्रीडम। तो जहाँ भी व्यक्ति के अपने इंडिविजुअल राइट्स की ज़्यादा बात होती होगी जिस डेमोक्रेसी में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती होगी, वो एक लिबरल डेमोक्रेसी होगी। और सोशलिस्ट डेमोक्रेसी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पर बेस्ड होती है, जहाँ की सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ऐसा बिलीव करती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का सोसाइटी में। तो एक तरफ लिबरल डेमोक्रेसी आपको इंडिविजुअल राइट्स की बात करती है, वहीं सोशलिस्ट डेमोक्रेसी में सोसाइटी को एज अ होल देखा जाता है और सोसाइटी के राइट्स की बात की जाती है। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कितने तरह की डेमोक्रेसी हो सकती है, तो सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी हो सकती है, जैसे कि चाइना और रशिया में आप देखते हैं एक ही पार्टी है, उसी के भीतर से समय समय पर अलग अलग लोग चुने जाते हैं जो कि देश का नेतृत्व करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं। टू पार्टी डेमोक्रेसी होती है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन में आप देखते हैं। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक दो पार्टियां हैं, उन्हीं में से चूज करना होता है। या फिर लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी है अपना ब्रिटेन में, वहाँ भी इन दो पार्टियों में से ही चूज करना होता है। और फिर एक सिस्टम होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, इसमें बहुत सारी पार्टीज होती है, जैसा कि इंडिया में आपको देखने को मिलता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में अक्सर आपको अलायंस दिखेंगे। अलायंस कहने का मतलब बहुत सारी पार्टियां आपस में एक एक गुट में बढ़ जाएंगी। प्रेजेंट डे इंडिया में जैसे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक है जिसकी सरकार भी है, इसमें बीजेपी एक मेजॉरिटी पार्टी है। उसी तरह इससे पहले अगर हम देखते थे एक अलायंस था जो कि अभी भी है, यूपीए, इट इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसमें मेजर पार्टी कांग्रेस थी। तो ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है इंडिया। आई होप आपको सिंगल पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम समझ में आया होगा। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन ठीक है, आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ तक हमारा जो इंट्रोडक्टरी सेगमेंट है इंडियन पॉलिटी का वो कंप्लीट होता है। और अब हम आगे बढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का विकास हुआ, उसके पीछे की क्या कहानी थी, ये हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको आज की क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी, आपका अच्छा रिवीजन हुआ होगा। सो डू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग डिफेंस एग्जाम्स तो वो भी आप हमसे दिए गए जो आपके नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। So till then, all the best for your preparations. Bye bye.